हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे इनके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पर पिछले वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या हैं। आपने अगर अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बाद आपके दो टॉपिक बीच में बचते हैं। एक तो रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम पहले ही वीडियो के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरह से मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो वो भी उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी हैं। और दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक आपके पास बचता है बीच में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो किस तरह से दूसरे लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। समझ गए बात को। जैसे कि आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मैंने बताया था केदारनाथ का मान लिया आलू जरा फीका पकाता है, तो सबसे ऊपर पोटेशियम है। तो अगर आपने मान लेते हैं ले लिया कि आपने एक तो लिया कॉपर सल्फेट और आयरन से आपने रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, सिंपल से आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूरा वीडियो आपको देखना है तो लिंक है ऊपर, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन कहीं से आएगा तो वो फर्स्ट चैप्टर से आएगा। थर्ड चैप्टर के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन ये वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कंसेप्ट है कि किस तरह से मेटल्स हैं वो नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, मेटल्स जब नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपके पास जो जिगजैग लाइन होती है उसके राइट हैंड साइड सारे नॉन मेटल्स होते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड सारे मेटल्स होते हैं। तो ये जो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो किस तरह से आपस में रिएक्ट करके और एक नए कंपाउंड को फॉर्म कर देते हैं, और वो जो कंपाउंड है उसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि वहां पे आयोनिक बॉन्ड उसमें बनता है। तो चलिए समझ लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पे एक तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड। अब वो प्रॉपर्टीज में आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा आयोनिक कंपाउंड किस में डिजोल्व होगा या फिर नहीं होगा। या फिर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीजन की डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, सोडियम की डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर किसी अदर एलिमेंट की डॉट स्ट्रक्चर है वो पूछी जा सकती है, या फिर एक किसी कंपाउंड किस तरह से फॉर्म हो रहा है वो डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करिए। तो ये आपको पूछे जाते हैं, और ये डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आप एक बार मेरे को ध्यान से इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सुन लीजिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी है वो बहुत ईजी लगने लगेगी। ठीक है, आपकी जो सीबीएसई की बुक है बहुत ईजी लगेगी आपको। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि सभी पे लागू होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक एलिमेंट है ए, और एक और दूसरा हमारे पास एलिमेंट है बी। एक हमारे पास एलिमेंट है ए और दूसरा हमारे पास एलिमेंट है बी। तो इसको अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, मेटल, और इसको मैं मान लेता हूं ये मेरे पास क्या है, नॉन मेटल। तो इनके बीच वही वाला रिलेशन है जो कि विजय माल्या और पीएनबी के बीच है। पीएनबी कौन, पंजाब नेशनल बैंक। यानी विजय माल्या क्या करता है कि पैसा देने को तैयार नहीं है, और पीएनबी क्या है, पैसा मांगने को तैयार बैठा है ना। विजय माल्या को तो सब जानते होंगे आप। तो ठीक उसी तरह से, पर उस केस में क्या होता है, विजय माल्या पैसा देता नहीं है, पर इसमें ये जो मेटल है आपका ये विजय माल्या है, और ये जो नॉन मेटल आपका ये पीएनबी बैंक है। ये जो नॉन मेटल है ये हमेशा मेटल से मांगता ही रहता है। क्या मांगता है, इलेक्ट्रॉन। और इसकी एक खास वजह है कि वो क्यों मांगता है, कि क्या नॉन मेटल्स के पास इतनी कमी है कि वो हमेशा मेटल्स से मांगते रहते हैं, और क्या नॉन मेटल्स के पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो हमेशा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। जिसके पास जो चीज़ होती है वही किसी दूसरे को दी जा सकती है। अब मान लो मेरे पास से आपने 1 करोड़ रुपए मांग लिए और ले दे के मेरे पास 2-4 रुपए पड़े हैं अठन्नी जेब में, और अठन्नी चलनी बंद हो गई, चलिए 1 रुपए के सिक्के मान लेते हैं, तो मैं आपको वही तो दे सकता हूँ। 1 करोड़ कहाँ से दे दूंगा। ठीक वैसे ही अब मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो ये देगा कहाँ से। लेकिन इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास 1 होता है, किसी के पास 2 होते हैं, पर एक्स्ट्रा होते हैं। ये एक्स्ट्रा होना बहुत जरूरी है, यानी इनका अपना काम चल जाता है। फिर ये देते ही क्यों है, अपने एक्स्ट्रा रख क्यों नहीं लेते। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का। आपको एटॉमिक नंबर्स तो आई होप आपको याद होंगे। तो सोडियम का, और नहीं है तो कर लीजिए, कम से कम 30 तक आपको काम आएंगे, हाइड्रोजन से लेकर के और आप जिंक तक, यानी जिंक का होता है 30 एटॉमिक नंबर। तो पीरियडिक टेबल में 1 to 30 तक आप लर्न कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये 10th लेवल पे इतना ही आपसे पूछा जाता है। इसके आगे क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं।
तो उसके बाद देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर सारे बताएंगे कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब ये जो 11 एटॉमिक नंबर है, इसके हिसाब से मुझे एक चीज याद करनी होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी क्या हो जाएगी, देखिए यहां से 2, 8 एंड 1। अब ये कैसे आ गई सर, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला है और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने नील्स बोर एटॉमिक पढ़ा होगा 9th क्लास में। अरे सर 9th क्लास का जिक्र कर दिया, वो तो हमें याद ही नहीं है। तो चलिए एक बार धीरे से फिर हम रिमाइंड कर लेते हैं। कोई भी एक एटम होता है, उसके चारों तरफ सेल होती हैं। जैसे ये मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक एटम है और इसके चारों तरफ ये एक सेल, ये दूसरी सेल, इस तरह से एक और सेल मान लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी सेल इसके चारों तरफ हो सकती है और इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं और उन सेल को, उन इलेक्ट्रॉन्स को कि कितने इलेक्ट्रॉन इन सेल के अंदर होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला होता है, अगर ये भी आप नहीं याद रखना चाहते तो देखिए यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली सेल है तो n की वैल्यू कितनी हुई, 1, तो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखिए 1 रखेंगे तो कितने आएंगे, 2। अगर दूसरी सेल की मैं बात करूं तो दूसरी के लिए n की वैल्यू आप रखेंगे 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर आप चलिए छोड़िए इस फॉर्मूले को याद नहीं भी रखना चाहते तो क्या करें, तो आप सिंपली क्या करिए, सबसे पहले बिना सोचे समझे आप 2 रखिए, उसके बाद आप 8 रखिए, फिर 8 रखिए, फिर 8 रखिए और फिर 8 रखिए। ऐसे करके 8 रखते चले जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे 2 रखा, टोटल कितने हैं, 11 है। 11 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 11 में से 2 गए तो 9 बच गए, ठीक है। 9 में से मुझे दूसरी बार क्या रखना है, 9 नहीं रखना, 8 रखना है, 8 रख लिया मैंने। तीसरी बार मैं क्या रखूंगा, फिर से मुझे 8, अब फिर 8 रखना है हमेशा, ठीक है। पहली बार 2 रखना है, फिर 8 रखना है। और 2 क्यों रखना है, क्योंकि पहले सेल में 2 ही आते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपके पास मैंने 8 रख लिए और 8 और 2 कितने हो गए, 10। 11 में से 10 गए, कितना बचा, 1। अब जब मेरे पास 8 आगे है ही नहीं तो मैं 8 रखूं कहां से, मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां जो बचा था वो रख दिया। अब कुल मिलाकर के इसकी 3 सेल बन गई हैं और वो 3 सेल कौन कौन सी बची, ये आपके पास K सेल हो गई, ये L सेल हो गई, ये M सेल हो गई। ये 3 सेल इसके पास हो गई, K, L और M, ठीक है। अब ये जो तीनों सेल हैं, पहली सेल तो फुलफिल है क्योंकि पहले में तो 2 ही आते हैं, दूसरी सेल L, दूसरी में भी 8 आते हैं, तीसरी में 8 आते हैं, पर हैं कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। ये सभी पे लागू होगा, जितने सारे एलिमेंट्स है ना सभी पे लागू होगा, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। ये जो मैं बात बता रहा हूँ सोडियम का एग्जाम्पल लेके। तो अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पर चाहिए कितने, 8। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, इसको ये तो कम से कम करना है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहें, पर ये कर कैसे सकता है, तो इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को डोनेट कर दे, किसी को दे दे, बड़ा दिल करे भाई 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है और इसको किसी न किसी तरह से तुम ले जाओ, समझ गए, ठीक है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना, एक पेरेंट्स के कई बार एक बच्चा होता है घर में जो नटखट बच्चा होता है, नाक में दम कर लेता है, तो लास्ट में वो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कोई तुझे मांगने आ जाए तो हम तो ऐसा करें कि तेरे को दे दें, डोनेट कर दें तेरे को, समझ गए ना। ठीक वैसा ही हाल इस सोडियम का है। ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले आए, समझ गए बात को, 7 किसी से ले आए तो प्लस यहां पे मैं कर दूं अगर 7 तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन कंफर्टेबल है, पर ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी है, क्या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांग करके लाना आसान है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है। सीधी सी बात है भाई, 7 तो हो सकता है कोई दे ना दे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की मारामारी चल रही है और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि 7 मांग के लेके आओ, है ना। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है ऐसे ही कि भाई ले जाओ तुम, ठीक है। अब दे किसको, ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई एक्सेप्टर कौन है, भाई देने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं पर अब ले कौन, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन का एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो जिससे आपको ये तो कौन है, मेटल है। अब दूसरा एग्जांपल मैं किसका ले रहा हूं, दूसरा पीएनबी बैंक का ले रहा हूं, मतलब कौन सा, नॉन मेटल, जो कि लेने के लिए तैयार बैठा होगा। मतलब मेटल देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, नॉन मेटल लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो ये देखो आपके पास नॉन मेटल लेते हैं क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, क्यों आता है ये बताऊंगा अभी क्यों आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये ई से इलेक्ट्रॉन है और सी से कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन सी से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, देखिए पहले कितने रखते हैं 2, बचे कितने, 17 में से 2 गए तो 15, दूसरी बार कितने रखते हैं 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 17 में से 10 गए कितने बचे 7, तीसरी बार कितने रखते हैं, फिर से 8 रखते हैं, पर मेरे पास कितने हैं 7, तो मैं क्या करूंगा 7 ही तो रख सकता हूं भाई, है ही नहीं तो उसको रखूंगा कहां से 7। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जब तक इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते ना, तब तक ऐसा मान के चलो ये 3 पाई वाली कुर्सी पे बैठते हैं, 3 पाई वाली कुर्सी पे बैठेंगे तो गिर जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, और सब चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। तो क्लोरीन क्या चाहता है भाई, देखो साफ साफ देखो, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 तो है, अब 2 रास्ते इसके पास हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के आ जाए, या फिर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, जिससे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएं 8 हो जाएं। पर ये तो बेवकूफ़ी भरा काम होगा भाई, इसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ सकता था, पर ये अपने साथ ही किसी को दे आए, ये कहाँ की ये बेसिकली समझदारी हो सकती है, समझदारी वाला काम तो नहीं होगा ना भाई। गाड़ी के 3 टायर आपके पास हैं, आपकी गाड़ी अगर 1 टायर और किसी से मांग ला हो तो चल सकती है, ठीक है, एक ही टायर है और दूसरे के पास 3 है, तब तो समझदारी बनती है भाई, चलो हमारे पास 1 टायर है, करेंगे क्या, 3 टायर पता नहीं कौन देगा कौन नहीं, पर आपके पास 3 टायर हैं और 1 टायर लेके आना है और उससे आपकी गाड़ी चल जाएगी, तो क्यों 3 को डोनेट करना भाई, तो 1 को ले ही आओ ना कहीं से। तो ये क्या करता है, 1 को मांगने जाता है, अब किसके पास, पीएनबी किसके पास मांगने जाता है, विजय माल्या के पास, मतलब विजय माल्या कौन, हमारा मेटल, एम से माल्या एम से मेटल, देखो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, एम से माल्या एम से मेटल। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है कि जाएगा नॉन मेटल भाई किसके पास, ये मेटल के पास जाएगा और कहेगा लाओ 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब सारे नॉन मेटल्स ऐसा ही करते हैं, किसी को 1 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, और ये पता कैसे चलेगा किसको 1 चाहिए, किसी को 2, किसको 3, ये आपको एटॉमिक नंबर से पता चलेगा कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। फिर उसके बाद आप देखोगे 2 8 8 8 रख के देखोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम के पास जो एक्स्ट्रा है, ये सोडियम इस क्लोरीन को दे देगा, तो इसका भी भला, क्योंकि देखो इसके पास 8 हो गए, तो इसके पास भी 4 पाई वाली कुर्सी, इसकी गाड़ी तो चल पड़ी भैया, तो सारा मतलब बढ़िया एकदम ठीक है, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो शर्त थी वो पूरी हो गई। दूसरा इसके पास देखो, इसके पास पहले से कितने थे 7, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम ने दे दिया तो ये भी खुश, तो दोनों जुड़ गए। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों साथ साथ बैठ गए, दोनों पक्के दोस्त बन गए कि भाई सोडियम तूने मेरी हेल्प करी, और सोडियम क्या कह रहा है, क्लोरीन तूने मेरी हेल्प करी, तूने मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और उसको तूने ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास बेसिकली कि जो सोडियम था और क्लोरीन था उसके बीच एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद देखिए हम इसको अलग अलग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन था पर इसने क्या किया, अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया बाहर। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो निकाल देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये देखो Na के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, कितना आएगा 1। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता तो कितना आता 2, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता तो कितना आता 3। अब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उनको कहा जाता है कैटायन। क्या कहा जाता है, कैटायन। तो ये कैटायन बन गया, इसलिए बोलते हैं ना मेटल्स हमेशा कैटायन बनाते हैं। धीरे धीरे समझ रहे होगे अब आप। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोरीन को ना पीएनबी, ठीक है, तो क्लोरीन ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो और कितना लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, और ये दिया किसने, सोडियम ने है। अच्छा, तो यहां पे क्या बन गया, Cl माइनस, और माइनस कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, अगर 2 को लेता तो 2 आता, 3 को ले लेता 3 आता, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए कहते हैं नॉन मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जो नेगेटिव आयन बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, एनायन। तो ये एनायन बना देते हैं, समझ गए बात को। अब दोनों की मैं अगर कंबाइंड रिएक्शन एक साथ लिख दूं तो ये क्या होगी मेरे पास, देखिए अब ये डॉट स्ट्रक्चर वाला पंगा खत्म करता हूं कि डॉट स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहां पे आपके पास सोडियम है और यहां पे आपके पास क्लोरीन है, दोनों जुड़ गए हैं और दोनों ने जुड़ करके बना लिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये डॉट स्ट्रक्चर वाला पंगा समझते हैं। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ये लो भाई बना दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास एक्स्ट्रा है देने के लिए।
क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पहले से कितने हैं? अच्छा, पहले से कितने हैं? पहले से देखो कितने हैं आपके पास, यहाँ पे पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं। याद है ना एटॉमिक, मैंने बताया था अभी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो 2 8 और 7, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, पर एक इसको और चाहिए, जो कौन देगा? यहाँ पे सोडियम देगा। तो सोडियम ने क्या किया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है इसके पास, और अब इसके पास टोटल कितने हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं अभी ये जो सोडियम है और क्लोरीन है वो दोनों क्या है? स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया और इनके बीच एक बॉन्ड बन गया जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, इनके बीच एक ऐसा बॉन्ड बन गया है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो मेटल और नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जो जुड़ जाते हैं, कंपाउंड की वो डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन 2 और मोर मेटल्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, समझ गए, इन ए फिक्स्ड कॉर्पोरेशन, तो उसको आप कंपाउंड कह देते हैं। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट को बना देते हैं, तो उसको कंपाउंड कह दिया जाता है। समझ गए बात को? और एक फिक्स्ड कॉर्पोरेशन में जुड़ते हैं, और ये कंपाउंड कैसे हैं? आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा? इनको आयोनिक कंपाउंड बोलूंगा। समझ गए बात? आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो, थोड़ा रह गया हो, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल के बाद आपके जो डाउट्स हैं डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कम से कम वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, पहले 2 लिखते हैं, 2 गए, कितने बचे? 10, फिर 8 लिखते हैं, 8 और 2 कितने हो गए? 10, अब कितने बचे? दोबारा 8 लिखते हैं, पर हैं कितने? 2 ही तो हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब समझदारी क्या है? या तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेके आए तब इसके पास 8 कंप्लीट हो जाए, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। ये तो बात हो गई मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कौन है? एक मेटल है, ठीक है। तो मेटल तो मैंने हमेशा बताया ना, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब वो कैटायन बनाएंगे। क्यों? डोनेट करते रहेंगे हमेशा। और क्लोरीन क्या करेगा? पीएनबी बैंक की तरह पैसा मांगता रहेगा, मांगता रहेगा। समझ गए? पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब अगर क्लोरीन की मैं बात कर लूँ, तो क्लोरीन मेरे पास, चलिए मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन ही ले लेते हैं, चलिए, वो उसको हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया है। या चाहे तो आप कोई भी दूसरा नॉन मेटल ले सकते हैं, जैसे आप फ्लोरीन ले सकते हैं, जैसे आप आयोडीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा? अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो 2 8 एंड 7, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। पर यहाँ पे देखिए, अब एक और कन्फ्यूजन इससे आपका दूर हो जाएगा कि कई बार मैं लिखता हूँ NaCl, जब मैग्नीशियम के साथ लिखूंगा तो लिखूंगा MgCl2, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, 2 चीज़ें होंगी यहाँ। पहला क्या होगा? मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना आएगा बोलो? चार्ज +2 आएगा। प्लस इसने क्या कर दिया है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। सही बात है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है। तो इसने क्या बना दिया है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसने कैटायन बना दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन दोबारा से क्या करेगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम ने दिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? Cl। अब देखिए, अकेला क्लोरीन क्या 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? कमी कितनी है? 1 की तो कमी है, तो 2 को लेगा कहाँ? जैसे इसने 2 को लिया तो क्या होगा? 9 हो जाएंगे इसके पास। तो 2 क्लोरीन एटम्स जुड़ करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम को तो देने हैं भाई। बॉन्ड तो तभी बनेगा ना जब दोनों खुश होंगे, और क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या कहेगा? मैग्नीशियम थोड़ी देर वेट करो, बस मैं अभी आया, एक और मेरे क्लोरीन भाई को और लेके आता हूं, और हम दोनों मिलकर के तुमसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक मैं ले लूंगा, एक वो ले लेगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन आएंगे, 2 आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2Cl-, मतलब लिया तो केवल कितना? एक क्लोरीन ने 1 लिया, 2 क्लोरीन ने कितने ले लिए? 2 ले लिए। समझ गए बात को? अब डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसी को मैं लिख देता हूं। ये लिख सकता हूं ना मैं? क्या बन गया मेरे पास? एनायन बन गया। तो इसको लिखते हैं, देखिए मैग्नीशियम है, यहां पे लिखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बोलो देने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी? Mg के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, यही तो होगी डॉट स्ट्रक्चर, और क्या होगी? ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के पास कितने हैं? प्लस। क्लोरीन के पास कमी कितने की है? एक क्लोरीन एटम, और ये एक क्लोरीन एटम, इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 है इसके पास। इसके पास भी कितने हैं? 7 हैं।
1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैग्नीशियम ने क्या किया, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया, ये लो भैया तुम भी खुश हो जाओ, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, भैया ले लो तुम भी खुश हो जाओ, और मिलकर के क्या बना दिया यहाँ से MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये बना दिया हमारे पास MgCl2। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अब बताओ इसमें कौन सा यहाँ पे बहुत हार्ड काम है डॉट स्ट्रक्चर बना लेना, कितना तो इजी है आपके लिए। क्या करना है, बस कितने इलेक्ट्रॉन दिए उसका हिसाब किताब ही तो लगाना है। अब क्या प्लस माइनस भी नहीं आते आपको, या फिर ये डॉट बनाना आपको नहीं आता है? भाई हिसाब किताब ये तो लगाना है कि कितना किसने किसको दे दिया, किससे ले लिया। और ये कैसे पता चलेगा, ये जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। और जब एटॉमिक नंबर आप याद कर लोगे तो आपको कोई भी बोलेगा, जैसे आपको क्लोरीन बोला तो आपको याद आएगा 17, आपको जिंक बोला तो याद आएगा आपको 30। अच्छा 30 2 8 8 8, लास्ट में कितने बचे? अच्छा 2 ज़्यादा हैं, जिंक +2 बनाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, आपको ऐसे याद आ जाएगा। समझ गए ना बात को? अच्छा ये तो हो गई डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा अब आपसे कोई पूछ ले सिंगल एलिमेंट है उसके लिए पूछ ले, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको रफ करता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे देखिए आपको किसी ने बोला सिंपल सोडियम की डॉट स्ट्रक्चर बनाओ Na, तो एक तो सिंगल एटम आपको दे दिया, दूसरा आपको बोला ये आपके पास है O2 ऑक्सीजन, इसकी डॉट स्ट्रक्चर बना के बताओ। देखिए तो यहाँ पे दोनों की तरह से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो सोडियम का तो हमें पता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, Na के ऊपर एक डॉट बना दो, तो ये क्या हो गई, इसकी डॉट स्ट्रक्चर हो गई। बस सर इतना ही करना था, बस इतना ही करना था, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है और वो भी बच्चे गलत कराते हैं। ये हो गया आपके पास। ऑक्सीजन की डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन सिंगल ओ नहीं दिया, ध्यान करो यहाँ पे क्या दे दिया, डबल ओ दे दिया है। मतलब इस वाले ऑक्सीजन को एटम, इसको मेटल नहीं मिला बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, इसको मेटल नहीं मिला, तो इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ करके बॉन्ड बना लिया। अच्छा कैसे, तो ये देखो मैंने एक ऑक्सीजन लिख दिया, ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन लिख दिया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद करो, मैंने कहा एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। कितना होता है, तो कितना होता है आपके पास 8। तो जब 8 एटॉमिक नंबर होता है तो पहले कितने लिखते हैं 2, फिर उसके बाद कितने लिखते हैं 8 लिखते हैं। पर 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 ही बचे। तो 8 है ही नहीं, तो 8 लिखेंगे कहाँ से, तो 6 ही लिखेंगे। तो इसके बाद देखिए अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। या तो ये क्या करे 6 को बाहर निकाल दे, तो पहले वाला स्टेप। अब ऐसी बेवकूफ़ी कौन करेगा, 6 को बाहर निकालेगा थोड़ी, 2 को लेकर के आएगा किसी से। तो दोनों ऑक्सीजन जुड़ गए। तो देखिए इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अच्छा दोनों के पास 6 चाहिए तो है ही ना। अब क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के बॉन्ड को यूज कर लेते हैं। अब आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ से इस ऑक्सीजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया, ठीक है, और इस वाले ऑक्सीजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया। देखिए यहाँ से तो क्या हो गया बेसिकली, इस ऑक्सीजन ने भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को तो यूज कर लिया और 6 थे, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यूज कर लिया और 6 इसके पास थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, और इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो इस तरह से इसकी डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। किसी भी कंपाउंड के लिए आपको बोले तो बस आप ये देखिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, कौन कैटायन बना रहा है, कौन एनायन बना रहा है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड के लिए। तो ठीक है इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पे आपको बोला, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए कि Na2O, ये जो कंपाउंड है वो कैसे बना, इसकी डॉट स्ट्रक्चर बना के बताओ। क्या करेंगे, देखिए सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो समझ जाइए 2 सोडियम कितने, एक सोडियम कितना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कितने देंगे, 2 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, 2, अब 2 ही तो देंगे मिलके, अकेला तो दे नहीं सकेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसलिए तो 2 हैं, तो Na ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, 2Na ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीजन ने ले लिया। अब अकेला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, हमें पता है, देखिए यहाँ पे 6 है, ठीक है। अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और क्या बना दिया, O2 माइनस बना दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 माइनस आएगा। तो ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे प्लस, और ये आपके पास क्या हो गया 2O माइनस, मतलब ये एनायन हो गया। अच्छा डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाएंगे, तो देखिए सोडियम कितने जुड़े, 2, तो यहाँ पे मैं भी कितने जोड़ूंगा, ये 1 हो गया और ये यहाँ पे 2, ये सोडियम 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने जुड़े, प्लस ऑक्सीजन कितने जुड़े, ऑक्सीजन जुड़ा आपके पास केवल 1। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, सोडियम के पास 1 इसके पास एक्स्ट्रा है और 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, टोटल कितने हो गए 2। अच्छा ऑक्सीजन के पास कितने हैं, इसके पास 1 2 3 4
5 6, 6 तो पहले से है, 2 और चाहिए थे ना। एक इस सोडियम ने दिया, ये दे दिया, ये लो भाई ऑक्सीजन, तुम्हारी एक की कमी पूरी। अब बोला कि एक सोडियम से तो मेरी बात नहीं बनेगी, तो बोले कि एक और लो, तो दूसरा सोडियम आया, बोले ये लो एक इलेक्ट्रॉन तुम और रख लो मेरे पास से, इसकी भी कमी पूरी हो गई। टोटल कितने हो गए, ये देखो आपके पास बन गया Na तो कितने जुड़ गए 2, और ऑक्सीजन कितना जुड़ गया 1, बन गया आपके पास सोडियम ऑक्साइड Na2। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड की डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे, और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको अगर पूछा जाएगा। तो अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, फिजिकल नेचर, यानी बाहर से कैसे दिखते हैं। भाई फिजिकल का मतलब ये तो होता है कि बाहर से देखने पे कैसे दिखते हैं, तो बाहर से देखने पे क्या ऊपर आपको सॉलिड नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि जो मेटल, ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ये मेटल्स और नॉन मेटल से बनते हैं। हमने देखा अभी एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, और दोनों के बीच एक आयनिक बॉन्ड बनता है, और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है इसका काफी अच्छा अट्रैक्शन होता है, बहुत बंध के रखते हैं, बहुत पावरफुल बॉन्ड होता है, तो टूटता नहीं है इतना आसानी से। तो जब ये टूटता नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे। तो सॉलिड देखने में हमें कैसे नजर आते हैं, जैसे साल्ट होता है नमक, Na और Cl वही तो होता है उस पर, लेकिन सॉलिड साल्ट आपको कैसा नजर आता है, सॉलिड नजर आता है, ठीक है, तो सॉलिड होते हैं। दूसरा ब्रिटल होते हैं, आप इनको हथौड़े से चोट मारोगे तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल क्या होंगे, बिखर जाते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर, यानी सॉलिड तो होते हैं लेकिन साथ ही कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये हो गया इनका फिजिकल नेचर। दूसरा पॉइंट यहां पे हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, तो यहां पे देखिए कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देख पा रहे होंगे कितने हाई होते हैं। भाई जिनके बीच मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जिस पे कोई सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कोई लिक्विड है वो गैसेज में चला जाए, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर, अब जिसके पास अच्छा बॉन्ड है, भाई सोडियम और क्लोरीन बढ़िया से बंधे हुए हैं, इनको तोड़ना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि कम, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी यहां पे हमारे पास आती है वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि किस में सोल्यूबल होते हैं, तो ये इजीली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी जो जितने पोलराइज होते हैं, पोलराइज कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड जितने होते हैं उनमें सोल्यूबल। पोलर का मतलब क्या है, अब आपको पता है वाटर के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर में जो हाइड्रोजन है उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसको तोड़ सके, इतनी एनर्जी उसके पास होती है। पर ये अल्कोहल में देखोगे आप, कैरोसिन में आप देखोगे, या फिर आप पेट्रोल में देखोगे, तो इनमें ये डिजोल्व नहीं होते हैं, आयनिक कंपाउंड उनमें डिजोल्व नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ सके। तो ये किनमें, पोलर कंपाउंड्स में डिजोल्व हो जाते हैं। पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे जिनके पास बेसिकली आप ये समझो कि जो, जैसे आप वाटर को में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाओगे तो किस में टूटेगा, H+ और OH- में टूट जाता है बेसिकली, ठीक। तो इसी तरह से तो जो आयन बना सकते हो वो पोलर होते हैं, और उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो तोड़ सके, इसलिए उनमें डिजोल्व हो जाते हैं। अदरवाइज ये कैरोसिन में, पेट्रोल में पूछ लिया जाता है, पेट्रोल में डिजोल्व क्यों नहीं होते, कैरोसिन में क्यों नहीं होते, क्योंकि वो पोलर कंपाउंड्स नहीं है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इनके बीच आयोनिक बॉन्ड्स को तोड़ सकें, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, अब ये तो सीधी सीधी बात है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इनको वो जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो इनके पास आयंस होंगे। भाई NaCl किस में टूटेगा, यहां पे मैं लिखूं NaCl, तो ये किस में टूटेगा, ये दो चीजों में टूटेगा, एक तो Na+ और दूसरा टूटेगा Cl-। तो इनको आप क्या बोलोगे, एक बन गया कैटायन और दूसरा क्या बन गया, एनायन। तो जो कैटायन और एनायन, जब भी याद रखो, कोई भी जब डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर और क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ही करेगी। लेमन जूस में करती है कि नहीं करती, करती है, क्योंकि एसिड है वो आयंस में टूट जाता है। बेसिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, क्योंकि उनमें आयंस होते हैं। टैप वाटर, नल का पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। पूछा भी जाता है टैप वाटर क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन प्योर वाटर तो नहीं करता क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जो इनके एक्वाज सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जब इनको वाटर में डिजोल्व करोगे। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। तो आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है या तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं पूछेगा तो बताओगे, डॉट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे। तो यही तो सारी चीजें जो पूछी जाती हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए,
मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।